वेलकम टू माय चैनल इको इको इकोनॉमिक्स। आज का जो टॉपिक है वो है बीए 4 ईयर के सेमेस्टर 1 का यूनिट 1 एक्सप्लोरिंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसके टॉपिक्स हैं डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की परिभाषा, नीड ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की आवश्यकता, स्कोप एंड मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के क्षेत्र एवं तरीके, नेचर एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की प्रकृति, प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस, चुनाव और कमी की समस्या, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि इसका पहला टॉपिक है यूनिट 1 का। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं इसको टॉपिक 1 के पहले यूनिट 1 के पहले टॉपिक से। इसके बाद अलग अलग वीडियो में हम पूरे 6 और टॉपिक को कवर करेंगे, और आज सिर्फ हम पहले टॉपिक डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स को इस वीडियो में करेंगे, फिर बाकी सबको अलग अलग वीडियोस में करेंगे। तो शुरू करते हैं डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स से। अर्थशास्त्र की परिभाषा। अर्थशास्त्र की परिभाषा को 5 वर्गीकरणों में बांटा गया है, मतलब डिवीजन ऑफ डेफिनेशन जो है वो 5 है। पहला जो है वो है धन संबंधित, डेफिनेशन ऑफ वेल्थ, ये जो है एडम स्मिथ ने दिया था। दूसरा है कल्याण संबंधित, डेफिनेशन ऑफ वेलफेयर, ये मार्शल के द्वारा दिया गया था। तीसरा है दुर्लभता संबंधित, डेफिनेशन ऑफ स्कार्सिटी, ये प्रोफेसर रॉबिन्सन के द्वारा दिया गया था। चौथा है इच्छाओं के लोप संबंधित, डेफिनेशन ऑफ वांटलेसनेस, ये प्रोफेसर जेके मेहता के द्वारा दिया गया है। पांचवा है विकास संबंधित, डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट, ये दिया गया है सैमुअल्सन के द्वारा। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे इन पांचों में से वो है धन संबंधित परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ वेल्थ। ये दिया था एडम स्मिथ ने अपने पहले बुक, जिसका नाम है राष्ट्रों के धन के स्वभाव तथा कारणों की खोज, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ नेशन। इसमें एडम स्मिथ ने कहा है कि अर्थशास्त्र धन संबंधित विज्ञान है। अर्थशास्त्र जो है वो धन संबंधित विज्ञान है। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। एडम स्मिथ के अनुसार जो इकोनॉमी है वो सिर्फ और सिर्फ धन के आगे पीछे घूमता है। इकोनॉमी में सिर्फ धन के बारे में ही पढ़ना है और धन कैसे कमाया जाए, कैसे, यही जानना है बस। उनके कुछ समर्थक भी हुए, फॉलोअर्स ऑफ एडम स्मिथ, जिन्होंने भी अर्थशास्त्र को, इकोनॉमिक्स को उन्हीं की तरह वेल्थ के ऊपर डिफाइन किया है। जिसमें से पहले हैं फ्रांसीसी अर्थशास्त्री जेबी से। उन्होंने कहा है कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन का अध्ययन कराता है। इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच ट्रीट ऑफ वेल्थ। उनके अनुसार जो धन है उसका अध्ययन ही अर्थशास्त्र है, उसको स्टडी ऑफ वेल्थ ही जो है वो है इकोनॉमिक्स। ये किसके द्वारा है? जेबीसे, जो कि एक फ्रांसीसी अर्थशास्त्री हैं। जेबीसे के बाद अमेरिकन इकोनॉमिस्ट F.A. वॉलकर ने कहा अर्थशास्त्र ज्ञान का वह संग्रह है जो धन से संबंधित है। इकोनॉमिक्स इज द बॉडी ऑफ नॉलेज विच रिलेटेड टू द वेल्थ। मतलब कि इनका भी वही कहना है कि अर्थशास्त्र जो है वो धन का संग्रह करने का, मतलब ज्ञान का वह संग्रह है जो धन से संबंधित है, और इसमें इकोनॉमिक्स में जो है सिर्फ वेल्थ के बारे में ही हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद J.S. मिल हुए। उन्होंने कहा राज्य अर्थव्यवस्था के विद्वान इस बात को स्वीकार करते हैं कि वह धन की प्रकृति तथा उसकी उत्पत्ति व वितरण के नियमों को की रक्षा देते हैं या उनके विषय में अनुसंधान करते हैं। राइटर्स ऑन अ पॉलिटिकल इकोनॉमी प्रोफेस टू टीच और इन्वेस्टिगेट द नेचर ऑफ वेल्थ एंड द लॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें भी वही है कि इकोनॉमी जो है वो धन के बारे में है। इकोनॉमिक्स में हम लोग सिर्फ धन के बारे में पढ़ते हैं। जो टीचर्स या प्रोफेसर होते हैं वो हमें वेल्थ के बारे में ही इकोनॉमी में पढ़ाते हैं। इकोनॉमिक्स जो है वो वेल्थ से रिलेटेड है और वेल्थ इकोनॉमिक्स से, इनके अनुसार। इन सब का जो वेल्थ का डेफिनेशन है, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ वेल्थ, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये था कि अगर हम सिर्फ वेल्थ को इकोनॉमी में लेके चले तो ये बहुत नैरो हो जाएगा, बहुत संकुचित हो जाएगा, बहुत इसमें कम चीज़ें आएंगी, क्योंकि हम लोग सिर्फ पैसे को लेके चलेंगे, मनी को लेके चलेंगे, वेल्थ को लेके चलेंगे। तो इसी वजह से इसके कई सारे क्रिटिसिज्म भी हुए, आलोचनाएं भी हुई, आलोचकों हुए। तो धन संबंधित परिभाषा की आलोचना, क्रिटिसिज्म ऑफ
वेल्थ डेफिनेशन। अब हम ये पढ़ेंगे कि आलोचकों ने क्या कहा धन संबंधित परिभाषा के बारे में। तो इसके मुख्य 4 पढ़ेंगे हम लोग आलोचना। तो पहला है भौतिकवाद की प्रधानता, मटेरियलिस्टिक डेफिनेशन। तो इसमें आलोचकों का कहना है कि धन संबंधित परिभाषा के कारण अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र पूर्णतः भौतिकवाद मटेरियलिस्टिक बन गया था। अर्थशास्त्र के अंतर्गत केवल भौतिक वस्तुओं की ही स्थान दिया गया था। मानव जीवन के लिए सेवा भी जरूरी है, उपयोगी है, सर्विसेज जैसे अध्यापक, डॉक्टर और वकील की सेवाएं, परंतु इन सेवाओं को सम्मिलित नहीं किया गया था, जिससे अर्थशास्त्र का क्षेत्र काफ़ी संकुचित नैरो हो गया था। जैसा कि मैंने कहा था कि उसमें सिर्फ धन को रखने के कारण इसका जो अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र था वो बहुत ज़्यादा कम हो गया था। इसमें भौतिक चीज़ों की मेटेरियलिस्टिक चीज़ों की बारे में ही सिर्फ बात हो रहा था, सर्विसेज के बारे में कोई बात नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से ये बहुत नैरो हो गया था। दूसरा है धन संग्रह को प्रमुख स्थान देना, मोर इम्पोर्टेंस टू वेल्थ। धन संबंधित परिभाषा के कारण व्यक्ति के अंतर्गत उद्देश्य धन प्राप्त करना हो चुका था। आलोचकों का कहना है कि उस समय की भावनाओं के अनुसार धन व्यक्ति के लिए वेल्थ फॉर मैन ना होकर व्यक्ति धन के लिए मैन फॉर वेल्थ बन चुका था। इस भावना के बढ़ जाने से पूरे यूरोप आर्थिक शोषण एक्सप्लॉयटेशन की प्रवृत्ति में बढ़ने लगी। अतः आलोचकों ने अर्थशास्त्र को कुबेर की पूजा का शास्त्र, दुखदाई शास्त्र, रोटी मक्खन का शास्त्र, ब्रेड एंड बटर साइंस तथा घृणित विज्ञान डिजिमल साइंस कहना प्रारंभ कर दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि उसमें सिर्फ धन का बात हो रहा है। जहाँ धन का बात होगा लोग धन अर्जित करने का कोशिश करने लगेंगे, जिसकी वजह से वो लोग सर्विसेज पे तो ध्यान दे नहीं रहे थे डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स में, जिसकी वजह से एक्सप्लॉयटेशन जो था वो बहुत बढ़ गया था। आप देख सकते हैं कि उस ब्रिटिशर जो थे वो इंडिया से क्या लेके गए, सिर्फ धन लेके गए। यहाँ अकाल पड़ा है, कुछ भी हुआ है, उससे उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। यहाँ से सिर्फ धन पलायन करके यूरोप ले जाना था, मतलब सारा का सारा धन ले जाना था कि उनका इकोनॉमी स्ट्रांग हो। तो इस तरीके से ये जो इकोनॉमिक हो गया था, इसको लोग घृणित विज्ञान कहना शुरू कर दिए थे। रोटी मक्खन का शास्त्र, दुखदाई शास्त्र, क्योंकि लोगों को इसमें दुख पहुंच रहा था, इसके वजह से लोगों को दुख पहुंचने के कारण इसको दुखदाई शास्त्र भी कहा जाने लगा था। या कुबेर की पूजा का शास्त्र, मतलब सिर्फ धन अर्जित करना है इसलिए कुबेर की पूजा का शास्त्र कहा जाने लगा। तीसरा है आर्थिक मनुष्य की कल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक मैन। एडम स्मिथ तथा उनके समर्थक अनुयायी ने अर्थशास्त्र में आर्थिक मनुष्य इकोनॉमिक मैन की कल्पना की, जो गलत है। व्यक्ति का उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं होता है, बल्कि उनमें देश प्रेम, विश्व बंधुता, दया, भ्रातृभाव की जैसी भावनाएं भी छिपी रहती है। वह इन बातों से प्रेरित होकर कार्य करता है। अतः अर्थशास्त्र में वास्तविक मैन, रियल मैन के बारे में का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक मैन जो सिर्फ पैसा कमाना जानता है, सिर्फ पैसा अर्जित करना चाहता है, उसको देश से कोई मतलब नहीं है, उसको आस पड़ोस से कोई मतलब नहीं है, उसको अपने कहें तो परिवार से भी मतलब नहीं है, सिर्फ धन कमाने से मतलब है। ऐसे मनुष्य का अध्ययन इस डेफिनेशन के वजह से हो रहा था, जो कि सही नहीं है। क्योंकि अर्थशास्त्र में हम क्या करते हैं, रियल मैन को स्टडी करते हैं, रियल प्रॉब्लम्स को पढ़ते हैं कि इकनॉमी में जैसे अभी कोविड आया था, तो कोविड में कितना प्रॉब्लम हुआ, जिसके वजह से बिजनेस डाउन गया, तो उसको क्या से करेंगे, लोगों का इलाज कैसे होगा, लोगों को खाना कैसे मिल जाए सही ढंग से, रोज़गार कैसे बना रहे, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम इकनॉमी में पढ़ते हैं, जो कि इस डेफिनेशन में नहीं हो रहा था। चौथा है धन का प्रयोग संकुचित अर्थ में करना, नैरो मीनिंग ऑफ वेल्थ। धन संबंधित परिभाषा में धन को संकुचित अर्थ में प्रयोग किया गया है। आलोचकों का कहना था कि केवल धन संबंधित क्रियाओं की सीमा में अर्थशास्त्र को नहीं बांधा जा सकता। यदि ऐसा किया गया तो अर्थशास्त्र का क्षेत्र सीमित हो जाएगा और मनुष्य के लिए उसकी उपयोगिता सीमित हो जाएगी। तो उपयोगिता सीमित हो जाएगी, धन सीमित हो जाएगा, तो ये सही नहीं है। हम लोग जानते हैं कि नीड्स तो कभी ख़त्म नहीं होते,
जो हम लोग का इच्छा होता है वो ख़त्म नहीं होता है। तो इस वजह से ये भी डेफिनेशन गलत हो गया था, क्योंकि इसमें लोग खर्च करना तो चाहते नहीं थे, बस कमाना चाहते, अर्जित करना चाहते थे। तो इसमें नैरो मीनिंग ऑफ वेल्थ होने के कारण ये अर्थशास्त्र का जो परिभाषा है इसको लोगों के द्वारा बहुत आलोचनाएं सहनी पड़ी। दूसरी डेफिनेशन है कल्याण संबंधित परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ वेलफेयर। ये मार्शल के द्वारा दी गई थी। मार्शल के बुक हैं प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890, इकोनॉमिक्स ऑफ इंडस्ट्री। मार्शल ने कहा है कि धन साध्य नहीं है, धन वेल्थ जो है वो इंड नहीं है, धन मनुष्य के लिए है। वेल्थ जो है वो ह्यूमन बींग्स के लिए है, ना कि ह्यूमन बींग्स वेल्थ के लिए, मनुष्य धन के लिए नहीं। मार्शल ने अपने बुक प्रिंसिपल इकोनॉमिक्स ऑफ इंडस्ट्री में डेफिनेशन दिया है, अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यापार से संबंधित मनुष्य के कार्यकलापों का अध्ययन है। वह इस बात की जांच करता है कि मनुष्य कैसे आय प्राप्त करता है और किस प्रकार उससे खर्च करता है। इस प्रकार वह एक ओर धन का अध्ययन करता है और दूसरी ओर, जो कि अधिक महत्वपूर्ण है, वह मनुष्य की अध्ययन का भाग है। Economics is a study of man action in the ordinary business of life. It inquiries how he get income and how he use it. Thus, it is one on the one side a study of wealth, and on the other and more important side a part of the study of man. मार्शल ने एक और डेफिनेशन दिया जो कि उन्होंने अपने बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में दिया है। ये है अर्थशास्त्र में मानव जीवन के साधारण व्यापार संबंधित कार्यों का अध्ययन किया जाता है। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं के उस भाग का जांच करता है जिसका निकट संबंध भौतिक साधनों की प्राप्ति तथा उसके उपयोग से है, जो कल्याण के लिए आवश्यक है। पॉलिटिकल इकोनॉमी और इकोनॉमिक इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड in the ordinary business of life. It examines that part of individual and and social action which is most closely connected with the attachment and with the use of materialistic of well-being. मार्शल का जो डेफिनेशन है वो मेनली ह्यूमन बींग्स की तरफ होता है कि ह्यूमन बींग्स को क्या चाहिए, वो कैसे पैसा कमाते हैं, वो कैसे खर्च करते हैं, उनकी क्या ज़रूरत है, इन सब चीज़ों की और ज़्यादा है। मार्शल ने एडम स्मिथ की तरह धन को सिर्फ इम्पोर्टेंस नहीं दिया, उन्होंने धन को कम यानी वेल्थ को कम इम्पोर्टेंस दे के ह्यूमन बींग्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया अपने डेफिनेशन में। उनका डेफिनेशन में ये कहना है कि धन साध्य है नहीं है, धन जो है वो इंड नहीं है, धन मनुष्य के लिए नहीं है, ह्यूमन बींग्स के लिए वेल्थ है, ना कि वेल्थ के लिए ह्यूमन बींग्स है। तो मेनली मार्शल के डेफिनेशन जो है वो ह्यूमन बींग्स के लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। मार्शल द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा का अध्ययन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। पहला है मनुष्य के साधारण व्यापार संबंधित कार्यों का अध्ययन, ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। मार्शल ने अर्थशास्त्र की परिभाषा में व्यक्ति के जीवन से संबंधित साधारण क्रियाकलापों को अधिक महत्व दिया है। उनके अनुसार आर्थिक क्रियाओं का संबंध उत्पादन, उपभोग, विनिमय और वितरण से है। प्रायः मनुष्य के जीवन में साधारण कार्य इन्हीं बातों से संबंधित है। मार्शल के द्वारा कहा गया है कि जो व्यक्ति का जीवन होता है, ह्यूमन बीइंग का जीवन जो होता है, वो क्रियाकलापों से अधिक महत्व दिया है। उन्होंने कहा है कि जो आर्थिक क्रिया है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो उत्पादन, प्रोडक्शन, उपभोग, कंजम्पशन, विनिमय, डिस्ट्रीब्यूशन, विनिमय को ज़्यादा महत्व देता है। जो ह्यूमन बीइंग का जीवन जो है, लाइफ जो है, वो इन्हीं बातों के इर्द गिर्द घूमता है। धन की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व, मोर स्ट्रेस ऑन द स्टडी ऑफ मैन। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र में व्यक्ति का अध्ययन के साथ ही साथ धन का भी अध्ययन किया जाता है।
परंतु उन्होंने धन की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व दिया है। धन संबंधित परिभाषा की आलोचना करते हुए उन्होंने यह कहा है कि धन व्यक्ति के लिए होता है, न कि व्यक्ति धन के लिए। तो मार्शल ने कहा है कि धन भी जरूरी है, व्यक्ति भी जरूरी है उनके डेफिनेशन के अनुसार, पर धन कम ज़्यादा जरूरी है, अर्थशास्त्र में व्यक्ति ज़्यादा जरूरी है। उन्होंने व्यक्ति के कल्याण को ज़्यादा महत्व दिया है धन से, और आलोचना भी किया है अपने डेफिनेशंस में धन संबंधित परिभाषा का, यह कहकर कि व्यक्ति जो है वो धन के लिए, ना कि धन व्यक्ति के लिए। धन जो है वो व्यक्ति के लिए, ना कि व्यक्ति धन के लिए। वेल्थ इज फॉर ह्यूमन बींग्स, नॉट ह्यूमन बींग्स आर फॉर वेल्थ। तीसरा है वास्तविक एवं साधारण मनुष्य का अध्ययन, स्टडी ऑफ रियल एंड एवरेज मैन। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र में मनुष्य के साधारण कार्यों का अध्ययन किया जाता है। मार्शल का यह मनुष्य अस्तित्व अवास्तविक, कल्पित तथा अमूर्त प्राणी नहीं है, और ना ही यह प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का आर्थिक मनुष्य इकोनॉमिक मैन है जो स्वार्थ से प्रेरित होकर कार्य करता है, बल्कि वास्तविक जीवित एवं साधारण मनुष्य है। यहाँ पे भी इन्होंने आलोचना ही किया है वेल्थ डेफिनेशन का। इनका कहना है कि इनका जो मनुष्य है वो रियल मैन है, ना कि इकोनॉमिक मैन है, जो कि सारे चीज़ों से अफेक्टेड होता है, देश प्रेम से अफेक्टेड होता है, परिवार से अफेक्टेड होता है, बंधुत्व से होता है, फ्रेंडशिप से होता है इफेक्टेड। चौथा है कल्याणकारी अर्थशास्त्र का जन्म, वेलफेयर इकोनॉमिक्स। मार्शल की परिभाषा कल्याणकारी अर्थशास्त्र, वेलफेयर इकोनॉमिक्स को जन्म देती है। यही कारण है कि उसकी परिभाषा को कल्याणकारी परिभाषा के रूप में मान्यता मिली। कल्याणकारी जो इकोनॉमिक्स है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स जो है, इसका शुरुआत मार्शल के द्वारा ही किया गया है। व्यक्ति का सामाजिक कार्यों का अध्ययन, स्टडी ऑफ सोशल मैन एक्टिविटी। मार्शल द्वारा दी गई परिभाषा से स्पष्ट होता है कि अर्थशास्त्र केवल सामाजिक प्राणी अर्थात समाज में रहने वाले व्यक्ति के साधारण व्यापार संबंधित कार्यों का अध्ययन किया जाएगा। समाज से बाहर रहने वाले व्यक्ति जैसे साधु, महात्मा, एकांतवासी या काल्पनिक व्यक्ति के कार्यों का अध्ययन नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के कार्य का प्रभाव समाज पर नहीं होता है। मार्शल के द्वारा कहा गया है कि जो समाज में रहता है व्यक्ति, जिसका कुछ इफ़ेक्ट पड़ रहा है इकोनॉमी पे, सिर्फ उनका ही स्टडी किया जाएगा। इसमें उन लोगों का स्टडी नहीं किया जाएगा जो कि नहीं रहते हैं, समाज में नहीं रहते हैं, जैसे साधु, महात्मा, ये लोग जो हैं वो समाज से बाहर रहते हैं, तो उनका स्टडी नहीं किया जाएगा इनके अनुसार। ये सिर्फ ऑर्डिनरी मैन से रिलेटेड है इनका डेफिनेशन। छठा है अर्थशास्त्र विज्ञान व कला के रूप में, इकोनॉमिक्स एज अ साइंस एंड आर्ट बोथ। मार्शल अर्थशास्त्र को विज्ञान के साथ साथ कला भी मानते हैं। उनका कहना है कि अर्थशास्त्र में आर्थिक घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, इसलिए वह वास्तविक विज्ञान है। दूसरी ओर भौतिक कल्याण को बढ़ाता है, इसलिए वह आदर्श विज्ञान है। अर्थशास्त्र चूँकि वह मानव कल्याण के आदर्शों को व्यावहारिक रूप से प्रदान करता है, इसलिए वह कला भी है। मार्शल के द्वारा ये कहा गया है कि अर्थशास्त्र जो है, इकोनॉमिक्स जो है, वो कला और साइंस दोनों है, विज्ञान और कला दोनों है, साइंस और आर्ट बोथ हैं। मार्शल की परिभाषा की कुछ आलोचनाएं भी हैं, जिनमें से पहला है मानवीय क्रियाओं का साधारण एवं असाधारण व्यवसाय संबंधित क्रियाओं में बांटना अनुचित। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ इज मिसलीडिंग। इसमें आलोचकों का कहना है कि लाइफ का जो अर्थशास्त्र जो है उसको ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी में बांटना गलत बात है, साधारण और असाधारण में बांटना गलत बात है, क्योंकि एक चीज़ जो किसी व्यक्ति के लिए साधारण हो सकता है वह दूसरे व्यक्ति के लिए असाधारण हो सकता है। इस वजह से इसे का वर्गीकरण करना गलत है। दूसरा है कि अर्थशास्त्र केवल एक सामाजिक विज्ञान ही नहीं अपितु मानव विज्ञान है।
इकोनॉमिक्स इज नॉट ओनली सोशल बट ऑल्सो अ ह्यूमन साइंस। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र में केवल सामाजिक व्यक्ति का ही अध्ययन किया जाएगा, समाज से बाहर रहने वाले व्यक्ति का नहीं। मार्शल की आलोचना करते हुए प्रोफेसर रॉबिन्सन ने लिखा कि अर्थशास्त्र के नियम और सिद्धांत समाज में रहने वाले व समाज से बाहर रहने वाले दोनों ही प्रकार के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लागू होते हैं। उदाहरण के लिए सम, सीमांत, उपयोगिता नियम, उपयोगिता हास्य नियम आदि एक गृहस्थ के संबंध में जिस रूप में लागू होते हैं, ठीक उसी रूप में एक गुफा में जीवन बिताने वाले साधु महात्मा तथा निर्जन टापू में रहने वाले के लिए भी। अतः सामाजिक और असामाजिक का भेद सही नहीं है। तीसरा है साधनों का भौतिक तथा अभौतिक वर्गीकरण अनुचित है, रॉन्ग क्लासिफिकेशन। मार्शल ने अर्थशास्त्र का संबंध मानव हित के उन कार्यों से जोड़ा है जिनका संबंध भौतिक साधनों की प्राप्ति और उनके प्रयोग से है। इस प्रकार अभिप्राय यह है कि अर्थशास्त्र में केवल भौतिक साधनों मटेरियल सोर्सेस व भौतिक कार्यों के करने वाले व्यक्तियों का ही अध्ययन होगा, न कि अभौतिक कार्यों का। मार्शल का यह धारणा गलत है क्योंकि अर्थशास्त्र के नियम भौतिक व अभौतिक दोनों ही प्रकार के कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए है। तो आलोचकों का कहना है कि साधनों का भौतिक और अभौतिक वर्गीकरण जो है वो गलत है, रॉन्ग क्लासिफिकेशन हो रहा है। यहाँ उनको बांटने का गलत हो रहा है क्योंकि वो दोनों ही हो सकते हैं, भौतिक भी हो सकते हैं और अभौतिक भी हो सकते हैं। दोनों प्रकार के कार्य का संबंध लागू होता है अर्थशास्त्र में। चौथा है कल्याण की अनिश्चित धारणा, अनकर्टेन कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर। प्रोफेसर मार्शल ने कल्याण के विशेषकर भौतिक कल्याण को आर्थिक अर्थशास्त्र में धूरी मान लिया है। इस बात पर प्रोफेसर रॉबिन्सन ने मार्शल की कटु आलोचना करते हुए लिखा है कि अर्थशास्त्र का संबंध चाहे किसी से भी हो, इनका निश्चित है कि इसका संबंध भौतिक कल्याण के कारणों से नहीं है। आलोचकों के अनुसार युद्ध के समय मानवीय कल्याण बढ़ाने की अपेक्षा घटता है, फिर भी अर्थशास्त्र में युद्ध अर्थव्यवस्था का अध्ययन होता है। कल्याण की अनिश्चित धारणा, प्रोफेसर रॉबिन्सन जो है इसका आलोचना करते हुए कहते हैं कि अर्थशास्त्र में चाहे किसी से भी हो, संबंध चाहे किसी से भी हो, इतना निश्चित है कि इसका संबंध भौतिक कल्याण से नहीं है, क्योंकि जो वॉर होता है उसमें देखा जाता है कि मानव हित जो होता है वो सबसे कम होता है। उसमें युद्ध में होता ही है, हत्या होती ही है, लोग की जान जाती है, तो वो कल्याण तो नहीं हो रहा है। फिर भी अर्थशास्त्र में वॉर वेलफेयर भी पढ़ा जाता है, उस समय का भी हम लोग अध्ययन करते हैं। इस वजह से ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा कि सिर्फ भौतिकवाद को ही अर्थशास्त्र में पढ़ा जाता है। पांचवा है परिभाषा का विश्लेषणात्मक न होकर वर्गनात्मक होना। डेफिनेशन इज नॉट एनालिटिकल बट क्लासिफिकेशनल फिक्ट्री। मार्शल की परिभाषा वर्ग भेद को जन्म देने वाली है। उनके अनुसार अर्थशास्त्र में साधारण कार्य करने वाले व्यक्तियों, सामाजिक व्यक्तियों तथा भौतिक कल्याण के कार्य का अध्ययन होगा। असाधारण कार्य करने वाले एकांतवासी और भौतिकवाद कार्य करने का अध्ययन नहीं होगा। प्रोफेसर रॉबिन्सन इस प्रकार के वर्गीकरण को अवैज्ञानिक तथा तर्कहीन बताते हैं। तो मार्शल जो है उनका जो कहना है कि अर्थशास्त्र में सिर्फ साधारण ऑर्डिनरी मैन, सामाजिक सोशल ह्यूमन और भौतिक कल्याण को ही जगह दिया जाएगा, लेकिन वेलफेयर को ही दिया जाएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे भेदभाव हो रहा है क्योंकि ज़रूरी है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाए। एकांतवास में रहने वाले लोग या फिर किसी टापू पे रहने वाले, आइलैंड पे रहने वाले लोगों के साथ यहाँ भेदभाव हो रहा है। तो अर्थशास्त्र में इनका जो डेफिनेशन है मार्शल का, वो भेदभाव को जन्म देता है। इसी के लिए प्रोफेसर रॉबिन्सन जो हैं इसको वर्गीकरण और अवैज्ञानिक तथा तर्कहीन मानते हैं कि ये जो है वो क्लासिफैक्ट्री है, वो डिवाइड कर रहा है लोगों को। तो इसलिए यह जो डेफिनेशन है इसको प्रोफेसर रॉबिन्सन ने गलत बताया है। की तरह ही अन्य लोगों ने भी इकोनॉमिक्स को वेलफेयर पे डिफ़ाइन किया है, जिसमें है कैनन ने
अर्थशास्त्र को कुछ इस प्रकार डिफाइन किया है। राजनैतिक अर्थव्यवस्था का उद्देश्य उन सामान्य कारणों की व्याख्या करना है जिन पर मानव के भौतिक हित निर्भर हैं। द एम ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ जनरल कॉज ऑन विच द material वेलफेयर ऑफ ह्यूमन डिपेंड्स। इनमें भी आप देखेंगे तो यही बात हो रही है कि ह्यूमन का, मानव का जो वेलफेयर है उसके ऊपर ही बात हो रही है। कि डेफिनेशन में, अर्थशास्त्र का डेफिनेशन में हम यही पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र में हम यही पढ़ते हैं कि वेलफेयर कैसे हो ह्यूमन का। वहीं AC पिगू हैं, उन्होंने डिफाइन किया है अर्थशास्त्र को। अर्थशास्त्र में आर्थिक कल्याण का अध्ययन होता है। आर्थिक कल्याण से हमारा अभिप्राय सामाजिक कल्याण से उस भाग से है जिससे प्रत्यक्ष या अपरोक्ष रूप से मुद्रा का मापदंड से संबंधित किया जा सकता है। Economics is the study of economic welfare, meaning that part of social welfare which can be brought directly or indirectly into relationship with measuring rod of money. इसमें भी वेलफेयर का बात हो रहा है, सोशल वेलफेयर का। तो इन तीनों का जो डेफिनेशन है, मार्शल, कैनन और पिगू का, ये वेलफेयर के ऊपर में है, मानव के कल्याण के ऊपर। तीसरी परिभाषा है दुर्लभता संबंधित परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ स्कार्सिटी, जो कि प्रोफेसर रॉबिन्सन के द्वारा दी गई है। प्रोफेसर रॉबिन्सन का बुक है एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, जो कि 1932 में आया। प्रोफेसर रॉबिन्सन ने कहा है कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो लक्ष्यों तथा उनके सीमित एवं वैकल्पिक उपयोग वाले साधनों के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड एंड स्कार मीन्स विच हैज़ अल्टरनेटिव यूजेस। प्रोफेसर रॉबिन्सन का कहना है कि इकोनॉमी जो है उसके बारे में अध्ययन करता है जो कि सीमित मात्रा में, जो दुर्लभ है और जिनका यूज़ जो है अल्टरनेटिव है, बहुत सारा यूज़ है। जैसे कि डीजल से पेट्रोल बनता है, उससे कार चलता है, डीजल से लोकोमोटिव बनते हैं, मतलब लोकोमोटिव चलते हैं। बहुत सारे यूज़ हैं डीजल के, बट वो हमारे पास एक सीमित मात्रा में, अगर वो ख़त्म हो जाए तो दोबारा पाना मुश्किल है। जैसे कि कोल भी सीमित मात्रा में, उससे हम लोग हीटर खाना बनाने के लिए भी जलाते हैं, उससे बिजली भी बनता है। उसके अलग अलग यूजेस हैं और वो जो हैं हमारे पास एक सीमित मात्रा में है। तो इसी को अध्ययन करने को इकोनॉमिक्स कहें कि सीमित साधनों का अच्छे से यूज करें। कैसे सीमित साधनों को हम यूज़ करें कि उनका सही तरीके से यूज़ हो और हमारा उपयोगिता भी पूरा हो। उन्हीं की तरह एक और इकोनॉमिस्ट हैं अल्लू मैफिक, इन्होंने कहा है कि अभी तक भौतिक हितों को ही अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में माना जाता रहा था, किंतु रॉबिन्सन अर्थशास्त्र को नया गणितीय दृष्टिकोण प्रदान करते हुए उसे परस्पर मूल्य का विज्ञान या सीमित साधनों का शास्त्र बना दिया। अभी तक जो अर्थशास्त्र को, मतलब इनके अनुसार कहना है कि अर्थशास्त्र को अभी तक सिर्फ भौतिक हितों का अर्थशास्त्र या विषय वस्तु का अर्थशास्त्र माना जाता था, लेकिन प्रोफेसर रॉबिन्सन जो हैं उन्होंने इसे मैथमेटिकल दृष्टिकोण प्रदान कर दिया, जिसकी वजह से ये अब एक सीमित साधनों का शास्त्र या मूल्यों का विज्ञान बन गया है। Material welfare has so far been considered to constitute the substance of economic, but Professor Robbins indicate a departure from this view by giving us a mathematical concept of economics as a science of relative valuation. प्रोफेसर रॉबिन्सन की परिभाषा का व्याख्या कुछ इस प्रकार से हो सकता है। प्रोफेसर रॉबिन्स के द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा मुख्य रूप से 4 तत्वों पर आधारित है, अर्थात आवश्यकता का अंत, अनलिमिटेड होना, आवश्यकताओं का समान महत्व न होना, आवश्यकताओं की तुलना में साधनों का सीमित होना, साधनों का वैकल्पिक उपयोग होना, आवश्यकताओं का अंत होना, अनंत होना, अनलिमिटेड वांट्स जो होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। ये बात तो सबको पता ही है कि अनलिमिटेड वांट्स होते हैं।
कभी भी किसी का वांट कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि अगर एक वांट हम लोग का कंप्लीट हो जाता है, एक चीज़ का नीड कंप्लीट हो जाता है, दूसरा वांट तभी आ जाता है। अगर आज हमको वांट है एक वॉच का, वो वॉच मिल जाएगा तो हमको स्मार्ट वॉच का वांट हो जाएगा। तो इसलिए वांट जो होता है वो अनलिमिटेड होता है। आवश्यकताओं का सम्मान ना होना, वांट्स डिफर इन अर्जेंसी। जो वांट्स होते हैं वो अलग अलग समय पे अलग अलग होते हैं। अगर हमको भूख लगा है तो हमको खाने की मांग होगी, वांट हम मेरा क्या होगा, खाना होगा। अगर हमको प्यास लगा तो हमको पानी चाहिए होगा। अगर इसी तरीके से कपड़े की चाहत है तो कपड़े चाहिए, लग्ज़री चाहिए तो लग्ज़री चाहिए। वांट जो होता है वो हर समय डिफ़र करता है आपकी अर्जेंसी के हिसाब से। साधनों का सीमित होना, मीन्स आर लिमिटेड, और साधन सीमित हैं। पेट्रोल, कोल, ये सब नेचर में सीमित मात्रा में है। या फिर फूड ही देख लीजिए, एक बार अनाज उग गया तो उतना ही है जितना है। अब अनलिमिटेड नहीं होता है कोई भी चीज़, साधन जो होता है वो सीमित होता है। साधनों का वैकल्पिक उपयोग, एक चीज़ का अलग अलग उपयोग होता है। गेहूँ से आटा बनता है तो रोटी भी बनता है, मैदा बनता है तो मैदे से बिस्किट, केक, अलग अलग चीज़ बनते हैं। तो जो साधन है, कोल से बिजली भी होता है, कोल का यूज़ हम लोग हीटर में भी करते हैं। डीजल से पेट्रोल बनता है, कार भी चलता है, लोकोमोटिव भी चलता है। बहुत सारा एक जो चीज़ है उसका वांट जो है वो अलग अलग है। डीजल से फिर जनरेटर भी चलता है जिससे बिजली आता है। तो एक चीज़ है जिसका अलग अलग उपयोग है, तो वही है अल्टरनेटिव यूजेस। प्रोफेसर रॉबिन्सन के इस डेफिनेशन ऑफ स्कार्सिटी से इकोनॉमिक प्रॉब्लम निकला, आर्थिक समस्या निकला, जिसमें प्रोफेसर रॉबिन्स कहते हैं जब लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समय और साधन सीमित हों और उनके वैकल्पिक उपयोग हो सकते हैं और महत्व के आधार पर विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों के बीच भेद किया जा सकता है, तब मानव व्यवहार निर्णय का रूप धारण कर लेता है, अर्थात उसका आर्थिक पहलू पैदा हो जाता है। Economics is the science which studies human behavior as a relationship between ends and scar means which have alternative uses. प्रोफेसर रॉबिन्सन का कहना है कि जब हमारे पास साधन सीमित मात्रा में होते हैं और हमारे जो उपयोगिता है, वांट्स हैं, वो अनलिमिटेड होते हैं, तो कौन सा ज़्यादा ज़रूरी है और कौन कम ज़रूरी है, इसके बीच चुनना पड़ता है, जिससे इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है इसका जन्म होता है। अर्थशास्त्र चुनाव संबंधित विज्ञान है। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग, ये प्रोफेसर रॉबिन्सन के अनुसार है। प्रोफेसर रॉबिन्सन जो है उनकी कुछ विशेषताएं अब देखेंगे हम लोग परिभाषा की। साइलेंट फीचर्स ऑफ रॉबिन्स डेफिनेशन, अर्थशास्त्र का व्यापक क्षेत्र। जैसे कि आपने इससे पहले वाले डेफिनेशंस में देखा होगा कि वहाँ पे जो क्षेत्र है वो बहुत संकुचित हो जाता था, नैरो हो जाता था, पर यहाँ पे जो क्षेत्र है अर्थशास्त्र का वो व्यापक है, वो वाइड स्कोप है, वाइड रेंज है ऑफ इकोनॉमिक्स है। अर्थशास्त्र मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। इसमें हम देखते हैं मानव व्यवहार का अध्ययन करता है कि किस तरीके से सीमित साधनों में से हम जो असीमित हमारे वांट्स हैं, हमारी मांग है, असीमित इच्छाएं हैं, उनको हम कैसा पूरा करते हैं, वांट्स को, अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज से। तीसरा है रॉबिन्स की परिभाषा भौतिक कल्याण से मुक्त है। इकोनॉमिक्स हैज़ नथिंग टू डू विथ मटेरियल वेलफेयर। इससे पहले आप लोगों ने देखा मटेरियल वेलफेयर को ज़्यादा महत्व दिया जाता, इसमें मटेरियल वेलफेयर को नहीं रखा गया इनके डेफिनेशंस में। अर्थव्यवस्था वास्तविक विज्ञान के रूप में है। इकोनॉमिक्स इज़ ओनली पॉजिटिव साइंस। प्रोफेसर रॉबिन्स का कहना है कि इकोनॉमिक्स जो है वो एक ओनली पॉजिटिव साइंस है, वास्तविक विज्ञान है। प्रोफेसर रॉबिन्स की आलोचना, जब यहाँ पे इन्होंने पूरा परिभाषा दिया तो उसके बाद इनकी आलोचना भी होगी ही होगी, तो इनकी कुछ आलोचनाओं पे अब हम ध्यान देंगे। तो प्रोफेसर रॉबिन्स की पहली जो आलोचना है वो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र का आवश्यकता से अधिक व्यापक होना, वेरी वाइड स्कोप
ऑफ इकोनॉमिक्स। पहले वाला कुछ ज़्यादा ही नैरो हो गया था और अब इनका जो है ये कुछ ज़्यादा ही वाइड स्कोप हो गया है। आलोचकों का कहना है कल्याणवादी धारणा को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेना। इन्होंने जो कल्याणवादी धारणा था प्रोफेसर मार्शल का, उनको ज्यों का त्यों धारण कर लिया, उसमें चेंज नहीं किया। एडम स्मिथ के तो डेफिनेशन को इन्होंने बहुत अच्छे से क्रिटिसिज्म किया, पर इन्होंने जो मार्शल था हैं उनके डेफिनेशन में से जो कल्याणवादी धारणा था उसको ज्यों का त्यों ले लिया। उद्देश्यों के बीच में तटस्थ होना। इकोनॉमिक इज न्यूट्रल एज रिगार्ड एंड्स। एंड्स को लेके ये न्यूट्रल हो गए हैं, जो कि सही नहीं है। साधनों और साध्यों के बीच अंतर स्पष्ट ना होना। नो क्लियर कट डिस्टिंक्शन बिटवीन मीन्स एंड एंड। इन्होंने सही तरीके से मीन्स और एंड मतलब कि जो साधन है उनके बीच और उनके एंड के बीच में सही से नहीं किया है, परिभाषित नहीं किया है, इसको स्पष्ट नहीं किया है। अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान मानना अनुचित है। नॉट ओनली पॉजिटिव साइंस। अर्थशास्त्र को पॉजिटिव साइंस की तरह देखना भी गलत है। ये इसमें आर्ट भी आता है, सिर्फ ये साइंस नहीं है, ये आर्ट से भी संबंधित है। मनुष्य के व्यवहार को अत्यधिक विवेकशील मानना गलत है। मोर इम्पोर्टेंस टू रेशनल बिहेवियर्स। ह्यूमन बिहेवियर को ज़्यादा तरीके से रेशनल बिहेवियर जो है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिए हैं इन्होंने। अर्थशास्त्र के नियमों को प्राकृतिक विज्ञान के नियमों के समक्ष समझना गलत है। अर्थशास्त्र का जो नियम है उसको प्राकृतिक विज्ञान का नियम, पॉजिटिव साइंस का नियम समझना गलत है, नेचुरल साइंस का गलत है। इकोनॉमिक्स इज लॉज एंड लेस एब्स्ट्रैक्ट। आर्थिक समस्या दुर्लभता से नहीं। स्कार्सिटी इज़ नॉट द ओनली कॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये बात भी है कि स्कार्सिटी जो है वो सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉब्लम का कारण नहीं होता, आपदा भी होता है। जैसे कि अभी कोविड आया था तो उसके कारण भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम आए, फ्लड आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, या फिर किसी चीज़ का अचानक से मांग घट जाता है, तो इन सब कारणों से भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम आते हैं। तो इसलिए इसको एकमात्र स्कार्सिटी को समझना इकोनॉमिक प्रॉब्लम का रीज़न ये गलत है। मार्शल तथा रॉबिन्सन की परिभाषा की तुलना, कंपेरिजन बिटवीन मार्शल एंड रॉबिन्सन डेफिनेशंस। आप चाहें तो ये लिख सकते हैं। इसमें पहला समानताएं, सिमिलैरिटी, जिसमें मनुष्य को प्रमुख स्थान देना, धन और सीमित साधन शब्दों का काफ़ी हद तक इस्तेमाल, विज्ञान मानना, इकोनॉमिक्स को साधनों का मिथ्यापूर्ण प्रयोग और अधिकतम कल्याण संबंधित विचार समाना, कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एंड वेलफेयर जैसे वर्ड्स जो हैं इसमें यूज़ हुए हैं। और असामान्यताएं भी हैं, वर्ग भेद, सरलता, अध्ययन का क्षेत्र, ये सब। आप चाहें तो इसको पॉज करके लिख सकते हैं, स्टॉप करके। अब आगे चलते हैं हम इसमें। ये भी कुछ असामान्यताएं हैं, इसे भी आप लिख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे इच्छाओं का लोप संबंधित परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ अनवांटलेसनेस। ये दिया गया है जे.के. मेहता के द्वारा। इनका बुक है एडवांस इकोनॉमिक थ्योरी। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानवीय आचरण का इच्छा रहित अवस्था में पहुंचने का एक साधन है के रूप में अध्ययन कराता है। इकोनॉमिक्स इज द साइंस दैट स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज मीन्स टू द एंड ऑफ वांटलेसनेस। जे.के. मेहता का कहना है कि इकोनॉमिक्स जो है उस चीज़ का अध्ययन कराता है जिसमें इच्छाओं का लोप हो जाए, इच्छा ख़त्म हो जाए, जहाँ सेटिस्फैक्शन जो है वो कंप्लीट सेटिस्फाइड हो जाए, आदमी उसके पास दूसरा कोई इच्छा ना बचे, वहाँ तक पहुँचने का जो अध्ययन है उसको इकोनॉमिक्स कहते हैं। प्रोफेसर जे.के. मेहता के अनुसार जे.के. मेहता जो है द्वारा दी गई परिभाषा की व्याख्या जो है वो कुछ इन टॉपिक्स पे हैं जो कि आगे हैं। मेहता द्वारा दी गई परिभाषा की व्याख्या, अधिकतम सुख इच्छा रहित व्यवस्था में निहित है। मैक्सिमम हैप्पीनेस इज इन वांटलेसनेस स्टेज। इनका कहना है कि सबसे ज़्यादा जो खुशी होता है वो जब इच्छा ख़त्म हो जाती है, सारी इच्छाएं कंप्लीट हो जाती हैं, तब होती है। प्रोफेसर मेहता ने इच्छाओं से मुक्ति पाने की
समस्या को ही आर्थिक समस्या कहा है, क्योंकि इसी से सुख बढ़ता है। द प्रॉब्लम ऑफ गेनिंग फ्रीडम फ्रॉम वांट्स इज रिगार्ड एज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम को जेके मेहता कहते हैं कि जहाँ पे सारा का सारा इच्छा पूरा हो जाए, सारा इच्छा ख़त्म हो जाए, वांटलेसनेस हो जाए, वही इकोनॉमिक्स, उसी को प्राप्त करने के लिए जो प्रॉब्लम्स आते हैं, वांट्स को ख़त्म करने के लिए, वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। अंतिम लक्ष्य सुख प्राप्त करना, मेन ऑब्जेक्टिव इज टू गेट हैप्पीनेस। उनके अनुसार इकोनॉमिक्स जो है उसमें मेन इंपॉर्टेंस जो है वो हैप्पीनेस का है, अंतिम सुख पाना है, जहाँ सारा इच्छा ख़त्म हो जाए। इच्छाओं के चुनाव की समस्या, प्रॉब्लम इन चॉइस ऑफ डिज़ायर। इच्छाओं जो हैं उनके बीच में चुनाव की जो समस्या है, प्रॉब्लम इन चॉइस ऑफ डिज़ायर, ये इनका कहना है कि इकोनॉमिक्स जो है वो है इच्छाओं के बीच में चुनने के जो समस्या है वो है। मानव व्यवहार, ह्यूमन बिहेवियर, इन्होंने भी कहा है कि ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ा जाता है इकोनॉमिक्स में, कि कहाँ पे किस तरीके से इच्छाएं जो है ख़त्म हो जाएं। मानसिक संतुलन, मेंटल इक्विलिब्रियम, इनका कहना है कि जब इच्छाएं ख़त्म हो जाएगा तो मेंटल इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे, मानसिक संतुलन पे आ जाएंगे, जहाँ कोई टेंशन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इस जगह को पहुंचने को ही इकोनॉमिक्स कहते हैं, प्रोफेसर मेहता के अनुसार। इनका डेफिनेशन कुछ इस तरीके का है, इसलिए क्रिटिसिज्म तो आना ही था। प्रोफेसर मेहता की परिभाषा की आलोचना, इच्छा रहित मानव की कल्पना निराधार है। द इमेजिनेशन ऑफ अ मैन विदाउट डिज़ायर इज बेसलेस। सही बात है, क्योंकि एक इच्छा अगर किसी इंसान का ख़त्म होता है तो दूसरे इच्छा का उसी समय उसी जगह जन्म हो जाता है। अगर एक इच्छा पूरा हुआ है तो हमारा दूसरा इच्छा आ ही जाएगा, तो इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं हो सकता है। वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड है, वो वांटलेस कोई भी मैन कभी नहीं हो सकता है। प्रोफेसर मेहता के विचार स्वविरोधी हैं। प्रोफेसर मेहता व्यूज़ आर कंट्राडिक्टरी। सही बात है कि उनका विचार जो कंट्राडिक्टरी है, क्योंकि वांटलेस ख़त्म ही नहीं हो सकता है, तो एक मैन जो है वो वांटलेसनेस पे कभी पहुंच ही नहीं सकता, उसकी इच्छाओं का कभी लोप हो ही नहीं सकता। अधिकतम संतुष्टि की धारणा का गलत होना, इनकरेक्ट एग्जम्पशन ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन का जो है वो गलत है, क्योंकि एक चीज़ से अगर हमें लगता है कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हमें मिल चुका है, वहीं दूसरा चीज़ खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसका सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे कम हो जाता है। दूसरा जो दूसरे चीज़ को पाने के लिए हमारा अलग हो जाता है, उसका सेटिस्फैक्शन कभी मिलता ही नहीं है ह्यूमन को। अर्थशास्त्र को धर्म व दर्शन के साथ जोड़ना गलत। इट इज़ रॉन्ग टू मिक्स इकोनॉमिक्स विद द रिलीजियस और फिलोसफी। इकोनॉमिक्स को धर्म और दर्शन के साथ जोड़ना गलत है। अर्थशास्त्र का पूर्ण आदर्श विज्ञान मानना गलत है। इट इज़ रॉन्ग टू कंसीडर इकोनॉमिक एज अ कंप्लीट आइडियल साइंस। जो अर्थ इकोनॉमिक्स है उसको हम लोग किसी भी तरह का साइंस नहीं कह सकते, आर्ट्स नहीं कहते, ये साइंस और आर्ट्स दोनों में है। ना ही इसको हम लोग आदर्श विज्ञान कह सकते हैं, ना ही भौतिक विज्ञान कह सकते हैं, ना ही पूर्ण विज्ञान कह सकते हैं। तो यहाँ पे आदर्श विज्ञान जो प्रोफेसर जेके मेहता ने कहा है ये गलत है। प्रोफेसर मेहता तथा रॉबिन्सन के विचारों की तुलना, आवश्यकताओं की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ वांट्स, दोनों ने वांट्स, क्वांटिटी ऑफ वांट्स की बात की गई है। दृष्टिकोण, आउटलुक, लक्ष्य, फैक्टर्स, इनके ऊपर आप दोनों का तुलना कीजिएगा और उसके बाद कोशिश कीजिएगा कि इनको आप लिख सकें। अब अगला जो डेफिनेशन है वो है आधुनिक परिभाषा या सैमुएल्सन की विकास संबंधित परिभाषा, मॉडर्न डेफिनेशन और सैमुएल्सन ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। इसमें सैमुएल्सन, पॉल एच सैमुएल्सन जो है उनका कहना है, अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन कराता है कि व्यक्ति और समाज अनेक प्रयोगों में लाए जाने वाले उत्पादन के सीमित साधनों का एक समयावधि में विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन करने एवं
समाज में विभिन्न व्यक्तियों और समूहों के उपभोग हेतु वर्तमान तथा भविष्य के बीच बांटने के लिए किस प्रकार के चुनाव करते हैं। ऐसा वे चाहे मुद्रा का प्रयोग करके करें अथवा इससे के बिना करें। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज with or without the use of money to employ scarce productivity resource which could have alternative use to produce various commodity over time and distribution them for consumption now and in the future among various people and group in society। प्रोफेसर सैमुअल्सन जो हैं उनका कहना है कि अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि व्यक्ति और समाज के बीच प्रयोग लाए जाने वाले जो उत्पाद हैं उनके सीमित साधन जो हैं, उत्पाद के जो सीमित साधन हैं उन्हें कैसे एक समय विधि में विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करने एवं उनको समाज में विभिन्न व्यक्तियों और समूहों में उपभोग हेतु वर्तमान तथा भविष्य के बीच बांटा जाए। मतलब अभी के लिए भी और भविष्य के लिए भी कुछ बचा के रखा जाए। इसको कैसे बांटना है, चाहे वो मुद्रा से हो या फिर प्रोडक्ट हो, जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, इनको कोल है, इनको हम कैसे यूज़ करें कि आज के समय में भी यूज़ हो और फ्यूचर में भी यूज़ हो। इसी को प्रोफेसर सैमुअल्सन कहते हैं इकोनॉमिक्स है। प्रोफेसर सैमुअल्सन के कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं जो हैं वो है निर्णय करने की समस्या को मान्यता, स्टडी ऑफ हाउ मैन सोसाइटी चूज, मतलब इसमें निर्णय करने की समस्या को मान्यता दिया गया है कि चुनाव जो है वो कैसे किया जाए और क्यों किया जाए, इनके बीच कैसे क्या किया जाए, इन सब का निर्णय लेने के बारे में सोसाइटी जो है वो चूज़ करेगी, इसका बात किया गया। आर्थिक विकास का अध्ययन है, आर्थिक विकास का स्टडी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ का, इसमें कैसे स्टडी ऑफ ग्रोथ हो, आगे के लिए भी बचे, अभी भी ग्रोथ हो, इसका बात हो रहा। वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था पर भी लागू होना, एप्लीकेबल इन बार्टर सिस्टम, एक वस्तुओं का भी इधर उधर करना। बार्टर सिस्टम क्या होता है कि गेहूं लेके आइए, चावल लेके जाइए, मतलब वस्तुओं के बीच आदान प्रदान हो, ये भी जरूरी है। सिर्फ धन से खरीदा जाए यही नहीं, बल्कि सामानों का भी आदान प्रदान जो होता है, इसको भी इकोनॉमिक्स में लिया गया है, बार्टर सिस्टम। प्रोवैगिक साधन, डायनेमिक स्टडी, अर्थशास्त्र का की सर्वोत्तम परिभाषा। अब ये तो 5 परिभाषाएं हमने पढ़ ली, लेकिन किसी में स्कोप कुछ ज़्यादा ही हो जा रहा है, किसी में स्कोप नैरो हो जा रही हैं, सबके कुछ ना कुछ आलोचनाएं हैं। तो इसलिए अर्थशास्त्र का जो सबसे अच्छा डेफिनेशन क्या माना गया है, अब उसके बारे में हम पढ़ते हैं। द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र की प्रमुख परिभाषाओं का अध्ययन करने के बाद सहज ही में यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि अर्थशास्त्र की कौन सी परिभाषा सर्वोत्तम है। इस संदर्भ में कुछ भी कहना बड़ा जटिल कार्य है, क्योंकि कोई भी परिभाषा ऐसी नहीं है जिनकी आलोचना ना हुई हो, सबकी आलोचना हुई है। परिभाषा के संबंध में 2 विचारधाराएं प्रचलित है। प्रथम विचारधारा प्रोफेसर रॉबिन्स के समर्थक आते हैं, उन्होंने सीमित साधन और चुनाव की समस्या वाली परिभाषा को उचित उठाया। इस संदर्भ में स्टेनियर हेगे का कहना है कि आधारभूत रूप से अर्थव्यवस्था सीमित तथा असीमित आधारभूत से सीमित का तथा सीमितता जिन समस्याओं को जन्म देती है उनका अध्ययन है। दूसरी विचारधारा के अंतर्गत प्रोफेसर मार्शल के समर्थक आते हैं। इस विचारधारा के विद्वानों का कहना है कि मार्शल की परिभाषा अन्य परिभाषाओं की तुलना में श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मानव व्यवहार की समस्याओं को हल करने संबंधित बातों पर प्रकाश डालती है। उपयुक्त दोनों विचारों को देखने के बाद हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सैद्धांतिक दृष्टिकोण से प्रोफेसर रॉबिन्सन की परिभाषा उपयुक्त है, जबकि व्यवहार में मार्शल तथा रॉबिन्सन की परिभाषा के संदर्भ में निम्न बातें कही जा सकती हैं। तो आप इसको पढ़ सकते हैं।
कि इन दोनों के परिभाषा के बारे में निम्न बातें क्या कहा जा सकती है। हम अंतिम और तीसरी परिभाषा विचारधारा के बारे में बात करेंगे का उल्लेख जब भी आवश्यक। विचारधारा का परिभाषा, इस विचारधारा में प्रमुख विचारक प्रोफेसर जेबेक वाइनर, प्रोफेसर मैरिक डॉब, प्रोफेसर गुनार मेर्डल आदि हैं। इन सब का मत है कि अर्थशास्त्र की परिभाषा से कोई विषय लाभ नहीं है। तीसरी विचारधारा के लोगों का कहना है कि अर्थशास्त्र की जो डेफिनेशन है इससे कोई हमें लाभ तो होने वाला है नहीं पढ़ के। तो इकोनॉमिक्स को हम लोग कुछ इस तरीके से देखते हैं कि जो भी प्रश्न, जो भी प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होते हैं, उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाए, इसी को हम इकोनॉमिक्स मान लेते हैं। इकोनॉमिक यही है कि हम किस तरीके से जो प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो राइज होते हैं, उनको किस तरीके से हल करते हैं। एक देश में का हो या फिर एक कंपनी का हो या फिर एक घर का आर्थिक प्रॉब्लम हो, इसको किस तरीके से हम लोग करते हैं, उसी को इकोनॉमिक कहेंगे। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आगे की वीडियोस आपको अब कुछ दिनों में और मिल जाएंगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक माय वीडियो।